बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक यूज की जा रही है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी सेकंड एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमने कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ माई-हिल-न्यूरोड थ्योरम। उसके बाद हम देखेंगे क्वोशिएंट ऑफ ए लैंग्वेज और इसकी एग्जांपल देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे प्रोसीडो थ्योरम और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे प्रीफिक्सेस ऑफ ए लैंग्वेज और एक उसकी एग्जांपल भी करेंगे। लास्ट पे हम करेंगे कि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माई-हिल-न्यूरोड थ्योरम, उसमें ये था कि अगर कोई भी लैंग्वेज ऐसी है जिसकी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस हो तो हम कहते थे कि ये रेगुलर है। तो ये जो क्लासेस होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गिवन होगी और आपने जस्ट उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना होगा और बताना होगा कि ये रेगुलर है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जब फाइनाइट क्लासेस होंगी तो वो रेगुलर ही होगी। यानी कि अगर आपको उसने आपको क्लासेस 8 बना के दी हैं, 10 बना के दी हैं, 2 बना के दी हैं, तो सिंपल सी बात है हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है और कह देना है कि ये रेगुलर है। या समटाइम ये भी हो सकता है कि आपको फाइनाइट ऑटोमेटा भी गिवन हो और क्लासेस भी गिवन हो, तो सिंपली सी बात आपने बता देना कि रेगुलर है। यहाँ पे देखें, हम लैंग्वेज देख रहे हैं, जो अभी हमने क्लासेस देखी ना, तो पहली जो क्लास है ना कुछ इस तरह से थी कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ ए और इवन ऑड नंबर ऑफ बीज। यानी कि जो एज है वो हमारे पास इवन है और जो बी है वो ऑड नंबर में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बना लेंगे, स्टेट बना लेंगे और उसका नेम वही रख देंगे जो क्लास का नेम था। आप कुछ और नेम भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि वही क्लास का जो नेम है वही यूज कर लें, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ना आपको कन्फ्यूजन रहे, ना ही जो चेक करने वाला उसको कन्फ्यूजन रहे। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने इवन नंबर ऑफ ए और ऑड नंबर ऑफ बी शो करवाने हैं। तो इसका मतलब है इनकमिंग ट्रांजिशन होगी। कैसे? अगर हम इवन नंबर ऑफ ए की बात करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन जा सकती है और इसकी तरफ एक वापस आ सकती है। यानी हमने शो कर दिया कि यहाँ से कहीं पे गई एक ट्रांजिशन और उसके बाद वापस आई। तो ये हमारा क्या बन गया, इवन नंबर ऑफ एज। हमने इवन नंबर ऑफ ए की ट्रांजिशन शो कर दी कि एक बाहर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, और 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, सो ऑन चलते जाएंगे। या 0 टाइम भी हो सकता है। यानी कि C1 पे आए तो यहाँ पे आप ये भी तो हो सकता है ना कि इवन 0 मतलब टाइम ए रीड करें, तो यहाँ पे इसी के ऊपर ही स्टे करेगा। अब सेकंड नंबर पे क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ बीज। इसका मतलब है, ऑड का मतलब है कि एक ट्रांजिशन इसकी तरफ इनकमिंग ही होगी, जस्ट एक इनकमिंग होगी। तो हमने वो शो कर दी कि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ बीज है, हमने वो शो कर दी। अब नेक्स्ट जो है, हमने पहले C1 क्लास जो थी हमारी, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। सेकंड नंबर पे अगर देखें तो वो है हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एज और इसी तरह ऑड नंबर ऑफ ही बीज हैं। उसके लिए क्या किया, ये हमारे पास क्लास 2 थी तो हमने क्या किया, एक क्लास बना दी, उसका स्टेट बना दी, उसका नेम रख दिया क्लास 2। अब यहाँ पे क्या है कि ऑड नंबर ऑफ एज, यानी इस जस्ट एक इनकमिंग ट्रांजिशन है एक ही। तो हम न्यू बनाने की बजाय हमने जो पहले ऑलरेडी इसकी तरफ एक ही ट्रांजिशन आ रही थी उसी को यूज कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर पे देखें, हमने ये वाला तो ऑड नंबर ऑफ ए वाला तो कंप्लीट कर लिया। अब है ऑड नंबर ऑफ बीज। तो इसका मतलब है एक ऑड नंबर ऑफ बीज भी इसकी तरफ ट्रांजिशन आ रही है, तो हमने यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बी भी शो कर दिया। अब ये 2 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है क्लास 3, जिसमें है कि ऑड नंबर ऑफ एज है और इवन नंबर ऑफ बीज है, यानी ऑड ए और इवन बी है। तो हम क्या करेंगे, एक और हमने स्टेट बना दिया, उसका नेम C3 रख दिया और क्या किया कि उसको यानी ऑड ए, पहले तो ऑड ए की शो करवा दी, ऑड ए यानी कहीं से ट्रांजिशन आ रही है ए की, और इवन नंबर ऑफ बीज है। तो इसका मतलब है कि पहले कहीं जा रही है या हमने ऑड वे को यूज कर लिया और साथ में फिर वापस भी आ रही है। यानी यहाँ पे पहले ये वाला बी यूज हुआ और उसके बाद ये वाला बी यूज हुआ, तो ये इवन नंबर ऑफ बीज बन गया। अब हमने 3 क्लासेस को बना लिया। अब हमारी लास्ट क्लास रहती है, वो है इवन नंबर ऑफ एज, यानी इवन नंबर ए है और इवन ही बी है। उसके लिए क्या किया कि हमने सबसे पहले तो क्लास 4 बना दी है। अभी फिलहाल ये जो है ना, ये निशान, इसको आप फिलहाल छोड़ दें, मैं आपको इसके लास्ट में बताता हूँ कि ये क्यों यहाँ पे लगाए हुए हैं, कहीं और पे क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे क्यों लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है जी हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो क्या हुआ कि हम सबसे पहले तो हम ये ओल्ड यानी यही वेव ए के लिए यूज कर लेंगे और यही वेव बी के लिए यूज कर लेंगे। तो हमने ए के लिए ये वेव यूज किया, रेड कलर से शो कर दिया। ये आपने जो वहां पे शो करना होगा, ऐसे रेड से नहीं शो करना होगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट कर लें या कोई कलर कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये नहीं करना कि आधे कुछ और कलर के हों, आधे कुछ और कलर के हों। तो जैसे अगर मैं ये ट्रांजिशन बी की शो की है ना, ये ब्लैक कलर की, तो आपने वहां पे ब्लैक कलर की ही शो कर देनी सारी। जैसे ये रेड का है ना, इसको भी ब्लैक से ही शो करना है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने पहले ए की और फिर सेकंड नंबर पे ए की शो कर दी, तो हमारा ये इवन हो गया, ये हमने इवन शो कर दिया, ये वाली चीज। अब इसी तरह हमने इवन नंबर ऑफ बी भी शो कर देना है, तो ये वाला वे हम फिर से यूज कर लेंगे और इसी तरह ये वापस भी आ रहा है, ये पहला भी और ये सेकंड भी, तो ये इवन हो गया। बात हो जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट को इनिशियल बनाना है, कौन सी स्टेट को फाइनल बनाना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको लैंग्वेज डेफिनेशन से पता चलेगी। जहाँ पे लैंग्वेज को डिफाइन किया जाता है ना, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको हमेशा ये डिफाइन ऐसे कुछ ना कुछ करके दिया होगा। यहाँ पे इवन इवन करके डिफाइन किया हुआ है, तो कहीं पे होगा कंटेनिंग डबल ए, एंडिंग इन ए, एंडिंग इन बी, या स्टार्टिंग विद ए, इस तरह करके कुछ होगा।
तो वहां से हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेट इनिशियल बन सकती है, कौन सी स्टेट फाइनल बनेगी। अब यहाँ पे इवन इवन का मतलब है कि हमारे पास सिग्मा करेक्टर दो हैं, ए और बी, और इवन मतलब ए आएगा और इवन ही बी आएगा। यहाँ पे ये बी आएगा और ये ए आएगा। तो अब इसका मतलब है कि दोनों जब आएंगे या तो जीरो टाइम भी आ सकते हैं, तो ये ए भी जीरो टाइम, बी भी जीरो टाइम। इसी तरह जब अगर ए जो है ये टू टाइम आया, तो इसी तरह जो बी है ये भी लाजमी तौर पे टू टाइम ही आएगा। यही लैंग्वेज को ये डिफाइन कर रही है। तो अब ये अगर हम क्लासेस को देखें तो यहाँ पे ये डिफाइंड है विद इवन नंबर ऑफ एज और इसी तरह इवन नंबर ऑफ बीज। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो C4 है ना ये हमारी फाइनल बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C4 फाइनल कर देंगे। अब नेक्स्ट है जी, हमें इनिशियल का साइन का कैसे पता चलेगा। तो अभी हम किसी भी इनिशियल को, यानी कि अगर जस्ट सपोज के हम 3 को सपोज कर लेते हैं, अगर 3 को सपोज करें तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इनिशियल से स्टार्ट करना होता है और फाइनल को जाके टच करना होता है। तो अगर यहाँ पे हम चले तो यहाँ पे ए आ गया और उसके बाद ए आ गया, तो यानी इसका मतलब ये तो जस्ट टू टाइम ए आया, बी तो नहीं आया, तो इसका मतलब इनिशियल इसको नहीं कर सकते, तो ये वाली इनिशियल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर C2 की बात करें तो जस्ट सपोज कर अब इसको इनिशियल सपोज कर लेते हैं। तो जब इसको इनिशियल सपोज करेंगे तो कोई भी मैं ले लूँ, मैं बी को ले लूँ या मैं इसको बी को ले लूँ, तो ये तो टू टाइम हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ए तो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि इसको इनिशियल भी हम नहीं ले सकते। इसी तरह का हम इसको इनिशियल ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अगर जा रहे हैं ना फाइनल पे तो पहुंच रहे हैं, हमने इनिशियल से स्टार्ट करना होता है और फाइनल को टच करना होता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि हम इनिशियल मतलब इसको स्टार्ट करेंगे, फाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो हमारे होंगे वो सिर्फ ओनली मतलब वन टाइम बी होगा, ये वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, ये नीचे वाला होगा, तो जस्ट वन टाइम बी ही होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको भी फाइनल सॉरी इनिशियल नहीं ले सकते। तो हमें इसी को इनिशियल लेना पड़ेगा। कैसे, इसको जरा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो कैसे, अभी अगर यहाँ पे देखें वेरीफाई कर लेते हैं, देखें हम जब स्टार्ट करेंगे ना इनिशियल से, इसके साथ इनिशियल का साइन भी लगा दिया, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये एक बी चला गया, या जस्ट सपोज के हम पहले ए ही ले लेते हैं, हमने पहला ए लिया उसके बाद सेकंड ए लिया। अब यहाँ पे ये फाइनल एक्सेप्ट नहीं हुई, अभी हमें एक मतलब टू टाइम बी भी चाहिए। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इस बी को रीड करेंगे, यहाँ पे C1 पे चले जाएंगे, उसके बाद इसको रीड करेंगे तो इसके ऊपर C4 के ऊपर आ जाएंगे। अब ये जो हमारा बन रहा है, ये बन रहा है हमारा टू टाइम ए और इसी तरह टू टाइम बी बन रहा है। अब नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है ना कि जीरो टाइम रीड करे, तो जब जीरो टाइम रीड करेगा यानी ए भी जीरो टाइम और इसी तरह बी भी जीरो टाइम, तो अब ये तो नहीं कर सकते इनिशियल, अगर ये होती तो ये फाइनल नहीं होती। तो इसलिए जब जीरो टाइम है, इसके लिए हमने क्या कि इसको इनिशियल को फाइनल भी बना दिया, यानी जब ये जीरो टाइम रीड करेगी, ना ए रीड करे ना बी रीड करे, तो यहाँ पे ये फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस चीज को कहा जा रहा है कि ये वाले हमारी ये इनिशियल भी बनेगी और फाइनल भी बनेगी, और बाकी वे भी अगर यूज कर ले तो वो भी वही बनता है। कैसे, अगर हम पहले जस्ट ये वाला ए ये वाला रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला बी रीड कर लेते हैं, ए बी हो गया, उसके बाद हम ये वाला भी यूज कर लेते हैं ए, अब हमारे पास 2A हो गया और 1B हो गया, हम C1 के ऊपर आ जाएंगे और लास्ट पे ये वाला रीड करेंगे, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। वो किस तरह बन रही थी, वो बन रही थी A B और A और इसी तरह B, इसलिए इसको इनिशियल भी बनाया गया, फाइनल भी बनाया गया, और ये हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो इवन इवन का होगा वो एक्सेप्ट कर सकेगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे देखें एक लैंग्वेज है, उसका नेम एल डिफाइन कर दिया, और वर्ड यानी वर्ड की बात हो रही है कि जो भी स्ट्रिंग है वो बिलोंग कर रही है ए और बी को, और यहाँ पे बता दिया कि लेंथ है यानी वर्ड की जो भी स्ट्रिंग है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन एक और लगा दी है, एंड्स इन आइदर ए बी आर बी ए, यानी इसका मतलब है कि कुछ स्ट्रिंग ऐसी होंगी ए बी आर बी ए। अब इसका मतलब है कि सिर्फ यही नहीं हो सकती, यहाँ पे इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, यानी नर्सिंग भी हो सकती है, या ए बी भी हो सकता है इसी तरह करके, या ए भी हो सकता है, तो इस तरह करके, लेकिन एंड जो होगी वो ए बी पे एंड होगी। और इसी तरह अगर बी ए की बात करें तो एंड बी ए पे होनी चाहिए, इससे पहले क्या है उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बी ए भी हो सकता है, इससे पहले एक बी भी हो सकता है, इससे पहले ए बी भी हो सकता है, और इस यानी स्ट्रिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है। और सेकंड नंबर पे उसने जो बताया था कि लेंथ जो होगी मिनिमम जो होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगी। तो हमने ये नीचे देख लिया कि ये भी लेंथ 2 है, ये भी 2 है, तो ये मिनिमम जो होगी 2 होगी, और इससे पीछे और इसके भी पीछे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे उसने क्लासेस जनरेट कर दी हैं, 7 क्लासेस हैं, तो 7 क्लासेस हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसकी 7 स्टेट्स ही बनेगी। अब इसी तरह जैसे हमने पीछे उसका बनाया था फाइनाइट ऑटोमेटा, तो इसी तरह इसका भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेना है। तो ये जो बनाया हो ये मार्टिन वे से बनाया हो, ये लाजमी नहीं इसी वे से बनाना है, तो वो ज़्यादातर तो यही कहता है कि जस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए, तो आपकी मर्जी जो पीछे वाला बनाया था वो बना दें, या मार्टिन वाला है तो ये बना दें। तो लेकिन इसका जो है ना अभी हमने देखा, ये आप इसका इस तरह से भी बना सकते हैं, और वही क्लासेस जो अभी हमने देखा था आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने मार्टिन वे से ही बनाना है। ये क्वेश्चन ऑफ ए लैंग्वेज इनटू अनदर, तो यहाँ पे एक थ्योरम है कि हमने पीछे देखा था कि किन कंडीशन के अंडर मतलब एक जो लैंग्वेज होती है वो रेगुलर होती है। हमने ये पीछे देखा था कि एक जो प्रोडक्ट है यानी जिसको हम कंकैटिनेशन भी कहते हैं, L1 डॉट L2 यानी डॉट लगाना लाजमी नहीं, L1 L2, तो हमने पीछे काफ़ी देखा था कि वो रेगुलर ही थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि
कोई ऐसा थ्योरम भी है जो कहे कि कोशेंट ऑफ ए लैंग्वेज इज रेगुलर, यानी जो हमने कंकैटिनेशन की बात की थी वो तो रेगुलर थी, लेकिन यहाँ पे है कि कोशेंट भी रेगुलर है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो कोशेंट ऑफ ए टू लैंग्वेज है ना, ये इतना सिंपल नहीं है, तो इसके लिए एक थ्योरम है, तो वो जरा देखते हैं। नेक्स्ट है मेथड है। अब देखें क्या होता है कि हमने दो लैंग्वेजेस होती हैं तो उनका ही क्वेश्चन लेना होता है ना, यानी डिवाइड करना है। तो जब तक दो लैंग्वेजेस नहीं होंगी उनको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई, यानी जो हमने कंकैटिनेशन की थी तब भी हमें दो लैंग्वेजेस ही रिक्वायर थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि क्वेश्चन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस, यहाँ पे पहली लैंग्वेज जो ले ली गई है वो है पी और सेकंड नंबर पे जो है वो है आर। ये जस्ट नेम है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो इनको डिनोट कैसे किया जाता है, यानी आर डिवाइडेड बाई पी। अब यानी एक जो है यानी R1 एक लैंग्वेज है और डिवाइडेड बाय P दूसरी लैंग्वेज है, और Q जो है असल में ये क्वोशिएंट को शो कर रहा है। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जो P है ना, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा PQ इज इक्वल टू R, यानी ये R इधर ही रह जाएगा और ये इधर जो डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी, इससे ये अभी जो हमने एक्सप्रेशन बनाई है ना, इसी को हमने यूज करना है। तो हम इसको अभी देखा कि हमने पी क्यू इज इक्वल टू आर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे उसको कर रहा है एक्सप्रेस बाय ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पी इज इक्वल टू ए स्टेरिक, और इसी तरह Q इज इक्वल टू ए स्टेरिक, और इसी तरह R इज इक्वल टू ए स्टेरिक। यानी कहने का मतलब है कि तीनों में ए स्टेरिक ही है। अब यहाँ पे इसको कुछ नीचे शो भी कर दिया गया, कैसे? ये Q आ गया, यानी क्वोशिएंट जो है ये हमारा जो है R लैंग्वेज है, और ये जो है हमारी डिवाइड हो रही है P लैंग्वेज। अब ये वाला आपने माइंड में रखना है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, या ये पूछा जाता है Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय P। तो आपने यही माइंड में रखना है एमसीक्यूज में कि R डिवाइडेड बाय P है। और अगर ये भी हो सकता है, ये भी एमसीक्यूज में पूछ ले कि पी क्यू इज इक्वल टू डैश कर दे या क्वेश्चन मार्क कर दे, या इसी तरह पी डैश इज इक्वल टू आर। तो ये मैथमेटिक्स वही आपने माइंड में रखना है कि क्यू इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पी, और उसी को आपने मतलब अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसका मतलब है कि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो वो यही जनरेट करेगा, यानी ये ऊपर था वो भी ए स्टेरिक से एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए, और नीचे भी यही था ए स्टेरिक एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए। तो वो वही का वही रहेगा, और वो जनरेट क्वेश्चन क्या करके देगा? वो ए स्टेरिक ही देगा। अब यहाँ पे यानी इस चीज के इक्वल ही आएगा। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि क्यू जो है वो आप ले लें, यानी नर्स्ट्रिंग, जस्ट नर्स्ट्रिंग ले लें। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि जब आपने ये ले लिया ना नर्स्ट्रिंग, यानी ये एम्प्टी है, और यहाँ पे पी क्यू यानी ये एम्प्टी हो गया, ये पी की जो भी वैल्यू हो। तो यहाँ पे हमने जो पीछे पी की वैल्यू देखी थी, यहाँ पे देखें हमने पी की वैल्यू देखी थी ए स्टेरिक। तो ए स्टेरिक और इसके साथ जब हम कंकैटिनेशन करेंगे किसकी? क्यू की। क्यू तो था हमारे पास नर्स्ट्रिंग, तो जब इसका आंसर जो आएगा वो यही का यही आएगा, ए स्टेरिक ही आएगा। अब यहाँ पे ये ए स्टेरिक बन गया, और ये क्या बन रहा है? यानी पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा है, तो वो किसके इक्वल बन रहा है? वो आर के ही इक्वल बन रहा था। हमने यहाँ पे देखा था कि जो आर था वो भी ए स्टेरिक इक्वल था। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन चाहे आपका नल स्ट्रिंग भी आ जाए तो वो फिर भी उसी के इक्वल ही रहता है। तो यहाँ पे आप नीचे सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि क्यू स्टेरिक इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई पी, वो फिर भी इसी के इक्वल ही रहेगा, चाहे आप क्वेश्चन जो है ना वो नल स्ट्रिंग भी है ना, वो फिर भी इसके इक्वल होगी। कैसे? आपको पता है कि ए स्टेरिक होता है ना, ये नल स्ट्रिंग के इक्वल भी होता है। हमने देखा था कि जस्ट नल स्ट्रिंग भी जनरेट करके दे सकता है। और इसी तरह नीचे वाले की बात करें, यानी कि जो नीचे डिवाइड हो रहा है, तो वो भी यही होगा, नल स्ट्रिंग होगा। तो नल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय नल स्ट्रिंग, तो वो नल स्ट्रिंग ही रहेगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो क्वेश्चन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके मैनी पॉसिबल वे हो सकते हैं, और वो फिर भी इक्वल ही रहेगा, जैसे मर्जी आप करते जाएंगे तो वो इक्वल ही बनता जाएगा। तो यहाँ पे ये काम इतना सिंपल नहीं है, क्वेश्चन वाला जो है ये काम इतना सिंपल नहीं है कि आप इसे प्रूव कर सकें कि ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। तो यहाँ पे इसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम जो है वो है पसीडो थ्योरम। अब यहाँ पे पसीडो थ्योरम, ये स्टेटमेंट जो है ये एमसीक्यूज में सेम एज इट इज आती है, तो इसको माइंड में रखना है। यहाँ पे फॉर थ्री लैंग्वेजेस पी क्यू और आर, यहाँ पे पी एक लैंग्वेज है, क्यू एक लैंग्वेज है, और आर, और क्यू जो है बेसिकली इनका क्वोशिएंट ही है। यहाँ पे हम मैथमेटिकली अभी हमने देखा था कि हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, तो क्यू मस्ट बी रेगुलर। अब वो कह रहा है कि क्यू तभी रेगुलर होगी इफ बोथ पी एंड क्यू आर आर रेगुलर। तो जब पी और आर रेगुलर होगी तो क्वेश्चन भी रेगुलर होगा। ये एक थ्योरम है। अब यहाँ पे नोट है कि ये जो थ्योरम है ये रॉन्ग है, यानी ये जो थ्योरम है ये ट्रू ही नहीं है, तो इसलिए इस थ्योरम को पसीडो थ्योरम कहा जाता है। ये चीज जो है ये, यानी ये भी पूछ सकता है कि पसीडो थ्योरम को पसीडो थ्योरम क्यों कहा जा सकता है। तो सिंपल सी बात आपने लिखनी है कि जो पसीडो थ्योरम है ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है, इसलिए इस थ्योरम का नाम पसीडो थ्योरम रखा गया है। अब इसका हम डिस्प्रूफ चेक करते हैं। तो पीछे भी हमने देखा था कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट यूज करते हैं, यानी कि ये सपोज कर लेते हैं कि जो क्यू है वो रेगुलर है। हालांकि अभी हमने देख लिया पसीडो थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी ये जो पी क्यू इज इक्वल टू आर, यानी क्वेश्चन जो है ये रेगुलर है, लेकिन ये इसको पसीडो थ्योरम कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ये रॉन्ग है। तो हमने इसको डिस्प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे?
हमने जस्ट सपोज किया कि हमने P जो है उसको A स्टार यानी A स्टेरिक के इक्वल ले लिया। अब Q जो है वो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट ऑफ A, यानी उसने एक बता दिए कि A पावर n B पावर n और अब उसकी जो पावर है वो 0 1 2 3 और उसके बाद ये B आ रहा है। इसका मतलब है कि इक्वल नंबर ऑफ A आएंगे और इक्वल उसके बाद जो आएगा वो B का एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वो कैसे आ सकता है, जस्ट नर्सिंग भी आ सकता है या कुछ ऐसे भी हो सकता है A B B और यहाँ से आपको B एक मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से आपको 2 टाइम B मिल जाए या आपको 5 टाइम कुछ भी मिल सकता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो ये चीज है ये आपको इक्वल नंबर ऑफ ए बी आएंगे और ये आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 टाइम बी 1 टाइम बी 2 टाइम 3 टाइम एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो स्टार्ट में होगा ना वो हमेशा एक्चुअल में इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी ही आएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमने पी जो सपोज किया वो है ए स्टार। तो जब हम इसको पी और क्यू यानी जो अभी हमने पीछे देख के आए तो जब पी क्यू इज इक्वल टू करते थे ना तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी ए स्टार ये वाला पी ए स्टार वैसे का वैसे आ गया और जो क्यू है ये हमने लिखते हैं ए पावर एन बी पावर एन और बी स्टार। अब यहाँ पे इसको हमने शो कर दिया कि ये किस चीज के इक्वल बन जाएगा, यानी ये चीज जब आ गई है ना ए स्टार और बी स्टार तो इस चीज की जरूरत ही नहीं, ये आपको हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे देगा। आप लिखना चाहें लिख दें, आप नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें। अब ये वाला किस चीज के इक्वल बन जाएगा, ए स्टार बी स्टार के। अभी अगर आपको पीछे याद हो तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी वो थी पी क्यू और इज इक्वल टू, यानी मैथमेटिक्स की वही स्टेटमेंट को घुमा के बताया जा रहा है। हमने कहा था कि पी क्यू इज इक्वल टू आर है। तो जब हमने ये देखा था ना ये वाली जो चीज आई थी तो ये चीज जो आई है हम इसको आर के इक्वल भी तो लिख सकते हैं। हम कह देंगे कि ये चीज जो है ये आर के इक्वल है। अब यहाँ पे हो जाएगा विच शोज दैट आर इज रेगुलर। आर जस्ट एक लैंग्वेज का नाम है तो हमने कह दिया कि आर रेगुलर है। अब जरा इसको हम प्रूव भी करते हैं। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो है इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी आएंगे यहाँ पे, ये हमने देखा था, लेकिन उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं। अभी अगर बात करें कि अगर जस्ट सपोज के यहाँ पे बात करें इक्वल नंबर ऑफ ए 1 टाइम आया ना और इक्वल नंबर ऑफ बी हमने ये तो ले लिया, लेकिन यहाँ से आपको 3 टाइम बी भी आ सकता है 4 टाइम भी आ सकता है। तो इसका मतलब है जो आपका ए होगा वो बी से या तो इक्वल होगा या लेस होगा, लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। लेस मतलब इक्वल इस केस में होगा कि जस्ट ए आया और जस्ट बी आया और ये वाला जो बी था ना इससे हमने नर्सिंग ले ली। तो जब नर्सिंग लेंगे तो ये यानी ए इक्वल टू बी आ जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से बी से 3 टाइम आ जाए। तो क्या होगा कि ए तो जस्ट 1 टाइम आया और जो बी आया वो कुछ इस तरह से बन रहा है ए 1 टाइम और जो बी आ रहा है वो आ रहा है 4 टाइम। ये कुछ इस तरह से लैंग्वेज बन रही है। अब हमने इसको प्रूव करना है। यहाँ पे ये चीज यही लिखी हुई है कि जो a पावर x और b पावर y वेयर x इज लेस देन r इक्वल टू y, यानी जो आपका a नंबर ऑफ a है ना वो b से या तो इक्वल होंगे या लेस ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये कुछ उसने आपको अजीब सा लिखा हो तो यहाँ से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, पंपिंग लेमा 1 से भी इसको कर सकते हैं अप्लाई और पंपिंग लेमा 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन अभी देखी थी कि a पावर x b पावर y वेयर x इज लेस देन y, यानी जो a है ना वो y b से लेस ही आएंगे। कैसे, अभी हमने जस्ट एक स्ट्रिंग लिख ली। कैसे, हमने एक स्ट्रिंग लिख ली a b b और स्टेट हमने 3 सपोज कर ली। हमने क्या किया, अपनी मर्जी से आप किसी में भी x पार्ट y पार्ट z पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हम a b b थे ना तो हमने क्या किया नर्सिंग और y को हमने जस्ट a सपोज कर लिया और z को डबल b, यानी स्ट्रिंग हमारे पास a b b थी ना तो नर्सिंग भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी क्या हुआ कि जब हमने y की पावर 2 की ना यानी पंपिंग लेमा 1 को यूज करके इसकी पावर 2 यूज की तो क्या होगा y की पावर 2 टाइम हो जाएगी। y जो थी वो इसकी जो वैल्यू थी वो जस्ट a थी तो हम क्या कहें जब 2 पावर हुई तो ये 2 टाइम आ गया और ये z जो है ये सेम एज इट इज आएगा। अभी जब हम 3 करेंगे तो ये 3 टाइम आ जाएगा और अगर जब हम 4 टाइम करेंगे तो ये 4 टाइम आ जाएगा। अब लेकिन ये जो z की वैल्यू है ये सेम एज इट इज रहेगी, ये बिल्कुल चेंज नहीं करनी हमने। इसी तरह जो x की वैल्यू है ये भी सेम एज इट इज रहेगी, इसको भी बिल्कुल हमने चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे अगर देखें यानी या जहाँ पे भी देख लें हम, अगर इसकी बात करें ये x ये जो हमने y की पावर 4 ली है तो यहाँ पे देखें a है ये बन रहे हैं 4 टाइम, a 4 टाइम बन रहे हैं और b अगर देखें तो वो बन रहे हैं 2 टाइम। अभी यहाँ पे अगर देखें तो हमने एक बात कही थी कि जो a है वो हमेशा लेस आएंगे। तो यहाँ पे देखें a तो 4 टाइम आ गया और b जो है वो 2 टाइम आया, तो ये तो इसके ग्रेटर हो गए, यानी ये जो ऊपर हमने कहा था ना ये लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं बन रहा, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है और हेंस इट इज नॉट रेगुलर। हमने यहाँ पे लिख दिया कि Q इज नॉट रेगुलर। अब वो आपको अजीब अजीब से वो मेथड से शो करता है, यहाँ पे वो आपको AN BN और इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मतलब क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, ये वाला यही कुछ उसने बताया हुआ कि जब आप उसको पंप करते हैं ना तो A की वैल्यू जो है ना वो B से ज्यादा हो जाती है और जब B से ज्यादा होती है तो वो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं रहता और वहां पे आप कह देते हैं कि ये नॉन रेगुलर है। अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है प्रीफिक्सेस ऑफ ए लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। अब यहाँ पे दो फिर से लैंग्वेजेस दे दी गई हैं, एक लैंग्वेज का नाम R रख दिया गया, एक का नाम Q रख दिया गया है और यहाँ से डिनोट कर दिया गया दी प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R, यानी Q इन R। ये भी MCQs में पूछा जाता है और ये वाली जो चीज है ना प्रीफिक्सेस Q इन R ये वाली MCQs में पूछी जाती है और वहां पे
डिफरेंट ऑप्शन होते हैं तो आपने बताना होता है क्यू इन आर आएगा। असल में प्रीफिक्सेस क्यू इन आर है क्या? दिस सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग पी सच दैट देयर एग्जिस्ट वर्ड्स क्यू इन क्यू, यानी कैपिटल क्यू जो अभी हमने सेकंड लैंग्वेज की बात की थी, एंड वर्ड इन आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये वाला केस यानी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको आखिर पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने जो दो लैंग्वेजेस थे ना, हमें दो लैंग्वेजेस दे दी गई हैं क्यू और इसी तरह आर। हमने क्या करना होता है कि ये पूरी स्ट्रिंग होती है ना, हमने उसको वेरीफाई करना होता है। जैसे अगर बात करें ना, यानी पहले की क्यू की, तो हमने पूरी स्ट्रिंग को यानी कॉमा के अंदर जो भी स्ट्रिंग गिवन है ना उसको चेक करना है सेकंड यानी आर वाले के, उसके एंड पे चेक करना है कि कहीं पे एंड पे आ रही है कि नहीं। अभी हम आर में देखें तो ये दो जगह पे आ रही है। कहाँ कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट टाइम जो आ रही है इस स्ट्रिंग के एंड पे भी आ रही है, और सेकंड टाइम जो आ रही है वो ये लास्ट वाले के भी एंड पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि दो जगह मैच कर रही है। अब प्रीफिक्सेस क्यू इन आर हमने कैसे निकालना है कि जो मैच कर रही है हमने उनको नहीं लिखना। हमने क्या लिखना है? जो मैच नहीं कर रही, जो मैच नहीं कर रही हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये वाला जो था ना ये डबल ए, और यहाँ पे देखें ये डबल ए तो मैच कर रहा था, तो हमने इनको नहीं लेना। हमने किनको लेना है? जो मैच नहीं कर रहे, तो हम इनको प्रीफिक्सेस क्यू इन आर लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो ट्रिपल बी और ए मैच नहीं कर रहा था, तो ये स्टार्ट था, यहाँ पे हमने प्रीफिक्सेस वही लिख दिया। अभी अगर ये भी मैच कर रहा था ना, तो यहाँ पे देखें ये वाला जो था ये भी मैच कर रहा था उसके साथ, तो हमने इसको नहीं लिखना। जो मैच नहीं कर रहा हमने उसको लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने दो प्रीफिक्सेस निकाल लिए। अब नेक्स्ट, अब हमने ये स्ट्रिंग तो टेस्ट कर लिया, ये मैच कर रही थी और इसका जो भी प्रीफिक्सेस बन रहा था वो हमने ले लिया था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ रही थी तो हमने इनको चेक नहीं किया। अब नेक्स्ट है ये पूरी स्ट्रिंग आपने चेक करनी है। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें और ये चेक करें कि किस स्ट्रिंग के एंड पे नहीं आ रही, सेम एज इट इज नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखें ए बी ट्रिपल ए बी ये किसी के एंड पे नहीं आ रही, और इसी तरह अगर लास्ट स्ट्रिंग की बात करें ये इस तरह 8 9 टाइम बी है, तो ये देखें तो ये किसी के एंड पे नहीं आ रही। तो ये क्या हुआ कि डज नॉट मैच, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो ये इनको हमने टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम जो चेक करेंगे इस वाली को चेक करेंगे। तो अगर इस वाली स्ट्रिंग को चेक करें तो इस स्ट्रिंग के लास्ट में आ रही है। यहाँ पे अगर आप दोनों को मैच करें तो 2 टाइम बी और उसके बाद 5 टाइम ए आ रहा है, तो ये बिल्कुल वही आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि जो प्रीफिक्सेस है ना, जो मैच नहीं कर रहा है इसके स्टार्ट वाला, वो प्रीफिक्सेस होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारा ये जो मैच नहीं कर रहा था जस्ट बी था, यानी बाकी तो सारा मैच कर रहा था। ये वाला देखें और ये वाला देखें, तो ये सारा मैच कर रहा था, हमने इसको नहीं लिखना। हमने जो मैच नहीं कर रहा हमने सिर्फ उसको लिखना है। इसी तरह हमने बी को लिख दिया, तो ये हमारा बन गया प्रीफिक्सेस क्यू इन आर। अब यहाँ पे एक नोट है कि जो लैंग्वेज होती है ना कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड, यहाँ यानी ये सिग्मा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई एक भी आपको ना मिले, मतलब क्या कहते हैं प्रीफिक्स ना मिले। इवन नॉट इन नल स्ट्रिंग, यानी नल स्ट्रिंग भी आपको हो सकता है प्रीफिक्सेस ना मिले। तो प्रीफिक्सेस होना लाजमी नहीं है, समटाइम हो भी सकता है समटाइम नहीं भी हो सकता। अब सबसे पहले देख लेते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि पोसीडो थ्योरम। अब आपको पता है पोसीडो थ्योरम ये कहता है कि अगर P और Q दो लैंग्वेजेस P और R दो लैंग्वेजेस हैं और अगर ये रेगुलर हैं तो क्वोशंट इनका रेगुलर होगा। अब इसको पोसीडो थ्योरम क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थ्योरम रॉन्ग है, क्वोशंट जो है ये रेगुलर नहीं होता, यानी इसके बारे में इतना मतलब हमारे पास श्योरिटी नहीं होती, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, तो ये थ्योरम जो राइट नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि पोसीडो थ्योरम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रॉन्ग है। सेकंड नंबर पे आपसे वो ये पूछ सकता है कि व्हाट इज ए क्वोशंट ऑफ ए लैंग्वेज। तो वही हमने पीछे जो देखा था, हम P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R आपने सपोज कर लेना है ए स्टेरिक, और इसी तरह उसकी जो इक्वेशन लिखी थी P Q इज इक्वल टू R, तो आपने शो कर देना है कि ये क्वोशंट है। अब थर्ड नंबर पे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर। अगर तो आपको वो दो लैंग्वेजेस दे देता है तो आपने वही यूज करके आपने बता देना कि इनका प्रीफिक्सेस ये है, लेकिन अगर वो नहीं देता तो आपने अपने पास से सपोज कर लेनी है कुछ स्ट्रिंग और उनके लास्ट पार्ट को मैच कर लेना। जो मैच नहीं कर रहा उसको आपने कह देना है कि ये हमारा प्रीफिक्सेस है। अब यहाँ पे आप यही वो चीज लिखी हुई कि आपको दो लैंग्वेज गिवन भी हो सकती है नहीं भी। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपसे कुछ इस तरह से पूछ सकता है प्रीफिक्सेस इन क्यू इन आर, आर ये स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये प्रीफिक्सेस क्यू इन आर होगा, ये वाला करेक्ट आंसर है। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय पी, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो इफ अब ये हो सकता है कि ये लाजमी होता है कि पी क्यू, अब आप जब इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकली ये जो डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाएंगे तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो वही चीज़ आपने लिख देनी है। अब क्यू इज सेट टू बी, यानी ये भी पूछ सकता है कि क्यू क्या चीज़ है, क्यू क्वोशंट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस P एंड R है। अब नेक्स्ट ये भी पूछ सकता है Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई, यानी यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ दे और पूछे क्या है, तो आपको पता होगा Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई P।